गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू बीएससी आईएएस। तो मैं आपका सौरभ गुप्ता सर, है ना। आज पढ़ेंगे हम इकोनॉमिक्स। तो जैसा कि आपने मॉक टेस्ट 1 हमारा हो रखा है, उसका भी हमारा डिटेल डिस्कशन हो रखा है ना। वो आपको उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप उसमें देख सकते हैं। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा बीएससी आईएएस का ओपीएससी मॉक टेस्ट 2। ठीक है। मॉक टेस्ट 2 में मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ इकोनॉमिक्स। सेम ये पार्ट 1 वीडियो रहेगा, आपको रिमेनिंग पार्ट्स पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और मेरे फैकल्टी मेंबर जो और भी हमारी टीम है वो आपको वो उसका भी वीडियो आपको पार्ट 1 के वाइज में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग सब डिटेल में देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, जो कि इस बार जो ओपीएससी अक्टूबर 15 को प्रीलिम शेड्यूल हुआ है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आने के चांसेस बन सकते हैं ना। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए आज का इकोनॉमिक्स क्वेश्चन से। ठीक है, इकोनॉमिक्स क्वेश्चन हम स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 19 से। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या लिखा है तुम्हारा। इसमें लिखा हुआ है एंजल्स लॉ के बारे में। ठीक है, एंजल्स लॉ, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ओपीएससी क्या करता है ना, इस टाइप से लॉ का ऊपर बहुत पूछता है। जैसे एंजल्स लॉ हो गया, थियर्स लॉ हो गया, ग्रेसम्स लॉ हो गया। इस लॉ के ऊपर बहुत बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन किया है। ठीक है, एंजल्स लॉ तुम्हारा इस न्यूज में भी था, तो उसको बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारा प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो एंजल्स लॉ क्या होता है ना, एंजल्स लॉ का अगर डेफिनेशन में हम जाए, ये बोलता है आपको कि विथ इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द पीपल, ठीक है, विथ इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द पीपल द कंजप्शन स्पेंडिंग और द कंजम्पशन बिहेवियर ऑफ द पीपल आल्सो गेट्स चेंज्ड। ठीक है, जैसे लोग कमाते रहते हैं तो उनका कंज्यूमर है स्पेंडिंग जो है, उनका बिहेवियर जो है स्पेंड करने का तरीका ही बदल जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा, अगर 1990s में देखेंगे, ठीक है, हमारे पेरेंट्स या उस समय के लोग क्या करते थे, जितना भी अर्न करते थे वो लोग एक बेसिक नीड्स पहले फुलफिल करेंगे अपना, है ना। जैसे रोटी कपड़ा मकान ना, फूड शेल्टर आपका होम हो गया ना। तो पहले बेसिक नीड्स फूड शेल्टर क्लोज हो गया, वो पूरा करने के बाद फिर सोचेंगे कि किस एक्टिविटी में पैसा स्पेंड करना है। बट अभी का आप सैलरी देखोगे, अभी जैसे सैलरी बहुत लोगों का बढ़ गया है ना, इन्फ्लेशन के तौर से ज्यादा सैलरी मिल रहा है। पहले अगर 10,000 का था तो अभी 1 लाख हो गया, 50,000 हो गया। तो लोगों का कंजप्शन स्पेंडिंग और या बिहेवियर भी चेंज हो गया है ना। अब जैसे फूड शेल्टर क्लोज के अलावा वो लोग जैसे पीवीआर में मूवी देखेंगे, मैकडोनल्ड में बर्गर बर्गर खाएंगे, पिज्जा हट से पिज्जा ऑर्डर करेंगे। तो देखिए इसका चेंज जो कंज्यूमर जो स्पेंडिंग बिहेवियर चेंज हो रहा है। ठीक है, तो एंजल्स लो यही रिलेशनशिप दोनों के बीच में रखता है कि इनकम जैसे जैसे लोगों का बढ़ेगा उनका खर्चा करने का तरीका भी चेंज होता है। ठीक है, अगर फिर यही जो कंसेप्ट से लेके अगर हम ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, देखो क्वांटिटी डिमांडेड एंड द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, एंजल्स लो इस दोनों के बीच का रिलेशनशिप भी बताता है। ठीक है, अगर डेफिनेशन याद रखोगे, याद रखना वेरी बहुत इंपॉर्टेंट है कि with the change or with the rise in the income of the people their consumption behavior or pattern gets also changed। ठीक है, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आता हो, देखो क्या पूछा है। अगेन से क्लासिक क्वेश्चन। ठीक है, सब ध्यान देके सुनो। ये आपका पूछ रहा है क्या, थियर्स लॉ के ऊपर। ठीक है, थियर्स लॉ, ध्यान से सुनो। ओपीएससी ओएस में 2018 में ग्रेसम्स लॉ बोल के क्वेश्चन आया था। ठीक है, ग्रेसम्स लॉ बोल के क्वेश्चन आया था। ग्रेसम्स लॉ कब आया था बच्चों, 2018 में। तो इसका थियर्स लो क्या है, इसका ऑपोजिट है ग्रेसम्स लो का, तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा इस साल के लिए, है ना। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप एनालाइज किए होगे तो आपको पता चल जाएगा ग्रेसम्स लो आया तो उसका इंपॉर्टेंट थियर्स लो इस बार आ सकता है। ठीक है, तो थियर्स लो से पहले हम ग्रेसम्स लो थोड़ा बार पढ़ लेते हैं, फिर उसका ऑपोजिट है हमारा थियर्स लो का। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं हम ग्रेसम्स लो। ठीक, ग्रेसम्स लो का पढ़ने से पहले 2-3 कंसेप्ट मैं आपको बताना चाहूंगा, जो कि आपको और भी इसके अलावा और भी कुछ कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अगर ओपीएससी ने उस टाइप से पूछा तो वो चीज आप टैकल कर सकते हो एग्जाम में। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे अभी क्या, पहले ग्रेसम्स लॉ के ऊपर। ठीक है, ग्रेसम्स लॉ। ठीक है, तो टेक्निकली या जो उसका टेक्निकली आपका स्टेटमेंट पे आ जाऊंगा, ग्रेसम्स लॉ क्या बोलता है कि बैड मनी इन इकोनॉमी, बैड मनी ड्राइव्स आउट द गुड मनी। ठीक है, ग्रेसम्स लॉ क्या बोलता है, बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी। बैड मनी क्या करता है, गुड मनी को इकोनॉमी से बाहर ढकेल देता है। ठीक है, ये अगर हम टेक्निकल स्टेटमेंट पे जाएंगे। अब इस ये जानने से पहले थोड़ा मैं बैड मनी और गुड मनी के बारे में बोलना चाहूंगा, क्या होता है एक्चुअली। ठीक है, बैड मनी गुड मनी, है ना। तो बैड मनी क्या होगा, देखो बच्चों, बैड मनी को क्या बोलते हैं, ऐसा नहीं कि ये क्राइम किया बोल के बैड मनी, बैड मनी होता है। बैड मनी क्या होता है, व्हेन द मनी, ठीक है, व्हेन इट इज ओवर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, with respect to international market,
विथ रेस्पेक्ट टू इंटरनेशनल मार्केट। ठीक है, मनी में क्या, इसमें मनी है, इसमें क्या हो सकता है, कोई करेंसीज भी हो सकता है या हमारा कोई कॉमोडिटी भी हो सकता है। ठीक है, कॉमोडिटी जैसे गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा। ठीक है, तो जो भी चीज का आइदर वो करेंसी हो या कॉमोडिटीज हो, गोल्ड सिल्वर, अगर सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट या सरकार उसका जो प्राइस अगर ओवर वैल्यूड कर दे रहा है विथ कंपैरिजन टू क्या, इंटरनेशनल मार्केट, तो हम उसको बैड मनी बोलेंगे। गुड मनी क्या होगा फिर, गुड मनी का प्राइस सरकार ओवर वैल्यू नहीं करेगी, जो मार्केट में रेट चल रहा है इंटरनेशनल मार्केट में वो सेम इकोनॉमी में भी वही रेट रहेगा। ठीक है, जैसे एक मैं अगर कॉमोडिटी का एक एग्जांपल आपको देता हूं, जैसे गोल्ड और सिल्वर का अगर मैं दिया, गोल्ड एक टाइप लेते, सिल्वर। ठीक है, अभी जैसे सपोज मैं एग्जांपल, गोल्ड का मार्केट में 50,000 पर 10 ग्राम चल रहा है। ठीक है, और सिल्वर का अगर हम लेते हैं मार्केट में फॉर एग्जांपल 10,000 पर 10 ग्राम चल रहा है मार्केट में। ठीक है, दीज आर द रेट्स इन द इंटरनेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट। बट इंडिया में क्या करेगा सरकार, कर सकता है, बोलेगा कि नहीं सिल्वर का मैं क्या करूंगा, गवर्नमेंट करेंगे कि सिल्वर का रेट जो मार्केट में 10,000 चल रहा है उसका वो 50,000 डाल देंगे 10 ग्राम का। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, जो सिल्वर का रेट है वो ओवर वैल्यूड कर दिया। हालांकि मार्केट में उससे पैसा उतना नहीं मिलेगा, बट अपने इकोनॉमी में इंडिया में उसको 10 ग्राम को अगर सिल्वर रखा होगा उसको 50,000 रुपये मिल जाएगा। ठीक है, तो सिल्वर क्या हो गया, बैड मनी। इस केस में सिल्वर विल बी ट्रीटेड एज बैड मनी बिकॉज इट इज ओवर वैल्यूड। ठीक है, और गोल्ड हम ये तो गुड मनी के तौर पे जाएगा या गुड कॉमोडिटी के तौर पे जाएगा, बिकॉज जो इसका मार्केट में रेट है इकोनॉमी में भी वही रेट है। अब क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे, क्या खर्च करना बंद कर देंगे, उन लोग गोल्ड खर्च करना या गोल्ड पे गोल्ड स्पेंड करने या गोल्ड यूज करना बंद कर देंगे। ठीक है, गोल्ड क्या होगा, होर्डेड हो जाएगा, तो गुड मनी क्या रहेगा, होर्ड करना स्टार्ट कर देंगे लोग। क्यों होर्ड करना स्टार्ट करेंगे, गोल्ड पे ट्रेड करेंगे, क्योंकि गोल्ड पे ट्रेड करने से नुकसान हो रहा है। ठीक है, वो तो सिल्वर पे ट्रेड करेंगे, अब गोल्ड पे ट्रेड करने से नुकसान, क्योंकि को पता है गोल्ड का इंटरनेशनल मार्केट में मुझे 10 ग्राम का 50,000 रुपया मिल जा रहा है। ठीक है, और वो यहाँ पे जो इकोनॉमी में वो गोल्ड का रेट कम कर दिया जाएगा, इसका रेट कम करके रख दिया जाएगा सपोज 30,000 रुपया 10 ग्राम का। तो एक को ओवर वैल्यू कर दे रहा है सरकार, दूसरे को अंडर वैल्यू कर दे रहा है, तो लोग गोल्ड थोड़ी स्पेंड करेंगे, बेवकूफ थोड़ी है कि गोल्ड से ट्रेड करेंगे। फिर गोल्ड वो लोग रिजर्व करके रखें ताकि इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड कर पाए, और क्या यूज करेंगे, ज्यादा सिल्वर यूज करेंगे, है ना। तो यही है, तो क्या होगा, गोल्ड जब सब एक जगह रखना स्टार्ट कर देंगे, छिपाना स्टार्ट कर देंगे, तो क्या होगा, गुड मनी इज होर्डेड, द वर्ड इज हियर होर्डेड, होल्ड करके रखेंगे। ठीक है, सप्लाई बंद कर देंगे, तो गुड मनी का जो डिमांड है वो खत्म हो जाएगा इकोनॉमी में। ठीक है, जो बैड मनी है वो इकोनॉमी में फ्लरिश करेगा। तो दिस इज स्टेटेड बाय ग्रेसम्स लॉ। और थियर्स लॉ इसका उल्टा है, थियर्स लॉ पूछा है इसमें क्वेश्चन, थियर्स लॉ क्या करेगा, गुड मनी, अगर थियर्स लॉ में जाएंगे, थियर्स लॉ अगर पढ़ेंगे इसको, थियर्स लॉ, गुड मनी ड्राइव्स आउट बैड मनी। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है ना, गुड मनी बैड मनी में थियर्स लॉ ग्रिसम्स लॉ का ऑपोजिट है। ठीक है, तो ये शेयर चांसेस हो सकता है कि जो ओपीएससी है तुम्हारा थियर्स लॉ के ऊपर क्वेश्चन करे, है ना। अब फिर से आते हैं, बैक टू क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब आते क्वेश्चन नंबर 21 में, देखो बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट विद रिगार्ड टू द रिलेशनशिप बिटवीन बॉन्ड प्राइस एंड बॉन्ड डील। ठीक है, बॉन्ड प्राइस और बॉन्ड डील के बीच में रिलेशन पूछा, अगेन बहुत ही एनालिटिकल क्वेश्चन। देखो, बॉन्ड प्राइस और बॉन्ड डील के बीच में डिफरेंस पूछा। ठीक है, बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, दीज आर द इंस्ट्रूमेंट, दीज आर दैट इंस्ट्रूमेंट बाय विच सेंट्रल गवर्नमेंट बोरो मनी फ्रॉम द मार्केट। ठीक है, बॉन्ड क्या है, तुम्हें देगा फिक्स रिटर्न, हमें दे देता है वो। बॉन्ड प्राइस क्या होता है, सपोज बॉन्ड इज नथिंग बट ए पेपर। ठीक है, सिक्योरिटी पेपर है, इसमें सपोज 100 रुपए का बॉन्ड है, ये इसका फेस वैल्यू होता है। ठीक है, और बॉन्ड प्राइस होगा किस रेट पे गवर्नमेंट बेच रहा है, किस रेट पे कंज्यूमर उससे या फिर जो मार्केट है गवर्नमेंट से खरीद रहा है। ठीक है, वो चीज हो गया तुम्हारा बॉन्ड प्राइस। आइदर गवर्नमेंट क्या करेगा, आइदर फेस वैल्यू पे इशू करेगा बॉन्ड, या फेस वैल्यू से ज्यादा भी कर सकता है या फेस वैल्यू से कम कर सकता है। एंड व्हाट इज बॉन्ड यील्ड, बॉन्ड है तुम्हारा रिटर्न, वो बॉन्ड कितना रिटर्न तुम्हें दे रहा है। ठीक है, तो इन दोनों का बीच का जो रिलेशनशिप होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब बॉन्ड प्राइस अगर ज्यादा हो रहा है तो बॉन्ड यील्ड तुम्हें घटेगा। ऑब्वियसली कोई चीज अगर तुम महंगे में खरीद रहे हो, फॉर एग्जांपल देखो 100 रुपए का बॉन्ड है, तुम अगर 110 रुपए में खरीद रहे हो, बॉन्ड क्या तुम्हें देगा, बॉन्ड विल गिव यू फिक्स रिटर्न। सपोज 100 रुपए वाला बॉन्ड तुम्हें 10 रुपया महीना रिटर्न दे रहा है,
ठीक है। एक केस में गवर्नमेंट में तुम्हें 110 रुपए में बॉन्ड को बेचा, बॉन्ड प्राइस अगर 110 रखा, तुम्हें 10 रुपया मिल रहा है। दूसरे केस में गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट ने आपको वही 100 रुपए वाला फेस वैल्यू का बॉन्ड अगर 80 रुपए में बेचा, फिर भी आपको रिटर्न कितना मिल रहा है, आपको फिक्स रिटर्न मिलेगा 10 रुपया। फायदा किसमें हुआ, फायदा आपको इसमें होगा, है ना। जब बॉन्ड प्राइस घटेगा तो आपको बॉन्ड यील्ड भी ज्यादा लगेगा, जब बॉन्ड प्राइस बढ़ा के सरकार अगर 110 में बेचेगा तो आपको बॉन्ड यील्ड भी कम लगेगा। हेंस दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब ये होगा आपका, देखो, व्हेन द बॉन्ड प्राइस इज लोअर देन द फेस वैल्यू, द बॉन्ड यील्ड इज हायर। ठीक है, जब भी बॉन्ड प्राइस जो फेस वैल्यू से अगर लोअर होगा तब जाके बॉन्ड यील्ड या फिर रिटर्न हमें ज्यादा मिलेगा, है ना। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये। ठीक है, फिर यहाँ पे आता है अगेन रिलेशनशिप के बारे में पूछ लिया है, किसके बीच में, द स्पेकुलेटिव डिमांड, किसके बारे में, रिलेशनशिप के बारे में जानना होगा हमें, द स्पेकुलेटिव। ठीक, ये भी बहुत ही डिटेल्ड कंसेप्ट है, स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी। सिंपल लैंग्वेज में आपको बताता हूँ है क्या। ठीक है, स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी, जब भी इकोनॉमी में, ठीक है, इकोनॉमी में फॉर एग्जांपल इंडिया ले लो, इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम रहेगा, लो, सपोज इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी में इंडिया में चल रहा है 0 to 1%। ठीक है, तो उस समय जो लोग उस समय बॉन्ड होल्ड किए होंगे ना, बॉन्ड होल्डर्स जो होंगे जिनके पास बॉन्ड रहेगा गवर्नमेंट का, वो सोचेंगे अब आगे जाके डेफिनेटली इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है। ठीक है, अभी मेरा 0 to 1% है इंटरेस्ट रेट जो मैं बॉन्ड होल्ड करके रख रहा हूँ, आगे जाके ये 5-6% या बढ़ने वाला है। उस समय लोग क्या करेंगे ना, बॉन्ड जो अपने पास रखेंगे उसको मार्केट में बेच देंगे। ठीक है, बॉन्ड को मार्केट में बेच देंगे, बेचने की अब क्या, क्योंकि सस्ते में बेचेंगे, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, मैं अगर 0 to 1% जो इंटरेस्ट मुझे अभी मिल रहा है बॉन्ड होल्डर रख के, वो मुझे लॉस हो रहा है, क्योंकि मैं वही पैसा बेच के, पैसा लेके मैं नया बॉन्ड खरीदूंगा जो मुझे ज्यादा इंटरेस्ट दे। ठीक है, जब वो बेचना स्टार्ट करता है उसको क्या होता है, पैसा, स्पेकुलेटिव मतलब गैस, ठीक है, एज्यूम्पशन है कि पैसा का डिमांड बहुत बढ़ जाएगा उस समय, क्योंकि बॉन्ड उसको बेच के पैसा लेके नया बॉन्ड खरीदना है जो कि उसको ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा। इस तरीके में मार्केट में बॉन्ड बेचते रहेगा, उसको पैसा का रिक्वायरमेंट होगा, अब जो खरीदेगा उसको पैसा दे के ही खरीदेगा बॉन्ड। इस समय क्या होता है, जब भी स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी बढ़ जाता है। ठीक है, तो जब भी ऐसे हुआ, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, मतलब स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी वो घट जाएगा। इंटरेस्ट जब घटा हुआ है तो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये भी इनवर्सली रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। देखो 23 क्या बोला, जीएसटी काउंसिल। तो जीएसटी काउंसिल तो न्यूज में हमेशा ही रहता है ना, तो इसके बारे में ही थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखो क्या है, पहला, इट इज जॉइंट फोरम ऑफ द सेंटर एंड द स्टेट व्हिच वाज सेट अप बाय द प्रेसिडेंट एज पर द आर्टिकल 279A ऑफ द अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन। ऑब्वियसली आप अगर देखोगे तो आर्टिकल 271A 279A 1 के तहत जीएसटी लाया गया था। ठीक है, अमेंडमेंट हुआ था, जीएसटी लाया गया था 2017 में। फिर दूसरा पॉइंट देखो, ईच स्टेट कैन इलेक्ट ए मिनिस्टर एज मेंबर। इधर वर्ड मिनिस्टर, मिनिस्टर नहीं जाता जीएसटी काउंसिल में, फाइनेंस मिनिस्टर, हर स्टेट के जैसे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है वो चेयरमैन रहेंगे जीएसटी काउंसिल के, और हर स्टेट से एक फाइनेंस मिनिस्टर जाएगा उस काउंसिल में जो अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो सिर्फ मिनिस्टर देने से गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर होता है, स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर, देन इट वुड हैव बीन करेक्ट। थर्ड क्या है, इट गिव्स रिकमेंडेशन टू द यूनियन स्टेट्स ऑन द इंपॉर्टेंट इशू रिलेटेड टू जीएसटी। दिस इज ऑल्सो करेक्ट, तो 1 and 3 यू विल करेक्ट। अब बच्चों यहाँ पे मार्क करो, ये किसको रिकमेंडेशन दे रहा है, गिव्स रिकमेंडेशन टू द यूनियन एंड स्टेट्स। अगर क्वेश्चन में रहेगा इट आल्सो गिव्स रिकमेंडेशन टू यूनियन टेरिटरी, तो क्या ये करेक्ट होगा, हाँ, यूनियन टेरिटरी भी करेक्ट होगा, बट कितनी यूनियन टेरिटरीज का ले सकते हैं करंट में, तो देखो दिल्ली और पौंडीचेरी, ये दो यूनियन टेरिटरी जीएसटी काउंसिल में फिलहाल रिप्रेजेंटेड है। ठीक है, जम्मू कश्मीर का भी रिप्रेजेंटेशन होगा क्योंकि वो भी लेजिस्लेटिव असेंबली, जो बाइफरकेट हुआ है जम्मू कश्मीर विद लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लद्दाख। ठीक है, जीएसटी काउंसिल में दो का भी तो रिप्रेजेंटेशन है तुम्हारा, दिल्ली और पौंडीचेरी का, एंड जम्मू कश्मीर का अगर क्वेश्चन ऑप्शन में देता है तो यस, दे आर आल्सो रिप्रेजेंटेड। ठीक है, तो इट्स गिव रिकमेंडेशन टू यूनियन स्टेट्स एज वेल एज यूनियन टेरिटरीज दैट हैज लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो ये आपका 1 and 3 आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट वी कम टू कैपिटल रिसीट। ठीक है, कैपिटल रिसीट एंड रेवेन्यू रिसीट, अगेन this type of question has been repeatedly asked by OPSC and UPSC as well। ठीक है, तो बहुत अच्छा चीज है। ठीक है, इसको आप कंसेप्ट पहले समझ लो, आप अपने आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, कैपिटल रिसीट क्या होता है, अगर टेक्निकल वर्ड के डेफिनेशन है तो क्या होगा, दीज आर द रिसीट मतलब इनकम, दीज आर द इनकम ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, विच क्रिएट्स लाइबिलिटी। ठीक है, कैपिटल राइजेस क्या होता है, इट क्रिएट्स लाइबिलिटी और रिड्यूसेस
का एसेट, ठीक है, गवर्नमेंट एसेट। दो चीज याद रखना बच्चों, कैपिटल रिसीट जब भी दिया जाएगा दैट इज द इनकम ऑफ द गवर्नमेंट दैट क्रिएट्स लाइबिलिटी और रिड्यूसेस गवर्नमेंट एसेट। आइदर गवर्नमेंट के लिए लाइबिलिटी क्रिएट कर रहा है या फिर गवर्नमेंट का कोई भी एसेट को रिड्यूस कर रहा है। इसका ऑपोजिट क्या होगा बच्चों, रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होगा, दीज आर द आल्सो इनकम ऑफ द गवर्नमेंट व्हिच नाइदर क्रिएट्स लाइबिलिटी और नाइदर इट नॉर इट रिड्यूसेस गवर्नमेंट एसेट, ठीक है। तो अब इनमें से देखो स्टेटमेंट में कौन सा लाइबिलिटी क्रिएट कर रहा है पूछा है, देखो यहाँ पे अगेन मार्क करने का क्वेश्चन है, नॉट पूछा है, विच ऑन द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट, ठीक है। तो मार्केट बोरोइंग इंक्लूड स्पेशल बॉन्ड, देखो बोरोइंग, बोरो का गवर्नमेंट का क्या हो रहा है, लाइबिलिटी गवर्नमेंट का बन रहा है, तो इट इज अ कंपोनेंट ऑफ व्हाट, इट इज अ कंपोनेंट कैपिटल रिसीट, तो वन तो तुम्हारा कैपिटल रिसीट होगा। सेकंड क्या देखो, एक्सटर्नल लोन रेज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम अब्रॉड, अगेन लोन, लोन क्या करेगा, लाइबिलिटी रिलीज करेगा, है ना, गवर्नमेंट के लिए लाइबिलिटी तुम्हारा वो होगा, गवर्नमेंट को लोन लिया है तो उसको चुकाना पड़ेगा लोन, तो ये भी तुम्हारा कैपिटल रिसीट जा रहा है, ठीक है। रिसीट फ्रॉम टैक्सेस ऑन द प्रॉपर्टी एंड कैपिटल ट्रांजेक्शन, अब देखो टैक्सेस, टैक्सेस गवर्नमेंट का लाइबिलिटी नहीं, वो तो सिटीजन्स का लाइबिलिटी है ना, तो सी विल बी द आंसर, ये तुम्हारा रेवेन्यू रिसीट में आएगा, ठीक है। बट इसमें कुछ डी भी तुम्हारा, इसमें आंसर सी एंड डी होगा तुम्हारा, डी प्रोविडेंट फंड एंड पब्लिक प्रोविडेंट, जो पीएफ होता है वो भी गवर्नमेंट का लाइबिलिटी होता है, ठीक है, तो ये भी गवर्नमेंट का लाइबिलिटी। अच्छा नॉट, नॉट पूछा नहीं, इसका आंसर सी होगा फिर, ठीक है, नॉट पूछा है, तो प्रोविडेंट फंड इज व्हाट, इट इज ए कैपिटल रिसीट, क्योंकि इट इज ए लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, तो द आंसर विल बी सी, ठीक है। टैक्स हमारा लाइबिलिटी है, सिटीजन का लाइबिलिटी, ठीक है, गवर्नमेंट का लाइबिलिटी टैक्स नहीं है। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉज करो पॉज करो पॉज करो, फिर स्टार्ट करते हैं, हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25 पे, ठीक है। 25 क्या देखते हो, देखते 25 क्या बता रहा है। सो ये तो यूपीएससी भी इस साल पूछा था, इस टाइप का क्वेश्चन था, which among the following are the criteria under which 15th फाइनेंस कमीशन मेड रिकमेंडेशन फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन नेट प्रॉफिट, ठीक है। 15th फाइनेंस कमीशन इसके चेयरमैन एनके सिंह है, उन्होंने किस बेसिस पे, सो पैरामीटर, ये पैरामीटर्स तुम्हारा हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन में काम आएगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन, व्हाट इज हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन अमंग स्टेट्स, जो प्रोसीजर ऑफ नेट जो टैक्स कलेक्शन हुआ है उसको स्टेट्स के बीच में किस पैरामीटर में हम पैसा देंगे ना, कि ओडिशा को कितना मिलेगा, झारखंड को कितना मिलेगा, बिहार को कितना मिलेगा, तो इस स्टेट्स को किस बेसिस पे हम पैसा देंगे, वो 15 फाइनेंस कमीशन ने कुछ कुछ क्राइटेरिया लिस्ट किया था, वही क्राइटेरिया पूछा है, ठीक है। तो इनकम डिस्टेंस तुम्हारा 15 फाइनेंस कमीशन में था क्या क्राइटेरिया, यस था, जिसका वेटेज 45%, सबसे ज्यादा इनकम डिस्टेंस को वेटेज दिया था। पॉपुलेशन ऑफ 1975 यही गलत है, ठीक है, पॉपुलेशन ऑफ 2011 जो 2011 का सेंसस था उस बेसिस पे हम पैसा देंगे अमंग स्टेट, ठीक है, तो 1975 नहीं रहेगा। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस ये भी तुम्हारा नया ऐड हुआ था, जिसका वेटेज दिए थे 12.5%। फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी ये भी है 10%, ठीक है, तो इसका आंसर होगा ओनली 3, ठीक है। यहां से सिर्फ ये पैरामीटर पॉपुलेशन जो 1975 का पैरामीटर वो हटा देंगे, ठीक है। तो अगर थोड़ा बहुत इसका जानना चाहोगे, इनकम डिस्टेंस क्या होता है, इनकम डिस्टेंस होगा जो तुम्हारा स्टेट, जो कंट्री का जो जिसका सबसे ज्यादा जीडीपी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो कर्नाटका का सबसे हाईएस्ट जीडीपी है, ये इसको हम बेंचमार्क रख लेंगे और कंपेयर करेंगे कि कौन सा स्टेट फिर कितना नीचे है, जो ज्यादा नीचे रहेगा बेंचमार्क से। फॉर एग्जाम्पल अगर झारखंड बहुत नीचे है कर्नाटका से स्टेट जीडीपी में, तो झारखंड को हम ज्यादा पैसा देंगे, ठीक है। सेम पॉपुलेशन तो डायरेक्ट ऑन द बेसिस पॉपुलेशन। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस क्या होता है, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस होता है इट इज बेस्ड ऑन टीएफडब्ल्यू, ठीक है, टोटल फर्टिलिटी रेट। जो भी स्टेट अपने इस फर्टिलिटी रेट पे अगर कंट्रोल कर रहा है, पॉपुलेशन पे कंट्रोल कर रहा है, तो एज इट विल एक्ट एज एन इंसेंटिव टू देम, ठीक है, उनको ज्यादा पैसा हम देंगे। फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी अगेन, जिसका स्टेट में ज्यादा फॉरेस्ट रहेगा, जो अपने डाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी को अच्छे से कंजर्व कर, उनको ज्यादा एलोकेट किया जाएगा फ्रॉम 15th फाइनेंस कमीशन, ठीक है। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग करेंसीज इन टर्म ऑफ बास्केट, ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग करेंसी इन टर्म ऑफ एचडीआर बास्केट, ठीक है। एचडीआर बास्केट में जैसे 5 करेंसीज है अभी, है ना, क्या क्या 5 करेंसीज है, ब्रिटेन पाउंड है, जापानीज येन है, चाइनीज युआन है, यूरो है एंड यूएस डॉलर है। फिलहाल अभी 5 करेंसीज हमारे एचडीआर बास्केट में है, ठीक है। एचडीआर बास्केट कौन ये मैनेज करता है, इशू कौन करता है, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। तो इसमें पूछा क्या है, अरेंज करना इन लोगों को इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेटेज इन दैट एचडीआर बास्केट, ठीक है। बास्केट में
ये 5 करेंसीज तो है, हमें पता है। अब इसको अरेंज करना है, ठीक है, कौन सा किसको ज्यादा वेटेज दिया गया है, ठीक है। तो याद रखना सबसे ज्यादा वेटेज दिया गया है तुम्हारा यूएस डॉलर को, ऑब्वियसली डॉलर रहेगा। फिर तुम्हारा वेटेज दिया जाता है यूरो को, है ना, यूरोपियन कंट्रीज का यूरो। फिर चाइनीज युआन थर्ड नंबर पे है। फिर जापानीज येन है, और लास्ट में तुम्हारा होगा ब्रिटिश पाउंड। सबसे कम वेटेज दिया गया ब्रिटिश पाउंड को। तो इसमें क्वेश्चन क्या, चाइनीज युआन, इसको रेमनीबी भी बोलते हैं, रेमनीबी, जो कि 2016 में ऐड किया गया था, ठीक है। अब जैसे बहुत लोग के क्वेश्चन में आता है क्यों हमारा इंडियन भी एसडीआर बास्केट में नहीं है, ठीक है। तो दो कंडीशन चाहिए होता है कोई भी करेंसी को एसडीआर बास्केट में लाने के लिए, ठीक है। पहला कंडीशन क्या है, द कंट्री शुड बी नेट एक्सपोर्टर, ठीक है। जो कंट्री है जो जिसका करेंसी में बास्केट में लाना चाहते हैं वो कंट्री क्या नेट एक्सपोर्टर होना चाहिए। बट इंडिया देखो वो तो इंपोर्ट कर रहा है ना, नेट इंपोर्टर कंट्री इंडिया। एक्सपोर्ट इन सर्विसेज वी आर गुड एट एक्सपोर्ट, ठीक है, बट इन टर्म्स ऑफ मर्चेंडाइज वी आर इंपोर्टिंग मच। तो हम नेट अगर देखेंगे सो वी आर रनिंग ए करंट अकाउंट डेफिसिट, ठीक है। सो वी आर इंपोर्ट बेस्ड कंट्री। सेकंड, जो करेंसी हम इसमें डालेंगे दैट शुड बी ए स्टेबल, दैट शुड बी ए हार्ड करेंसी, ठीक है। अगर आपको हार्ड करेंसी सॉफ्ट करेंसी के बारे में जानना है, मेरा प्रीवियस वीडियो आप चेक कर सकते हो, उसमें मैंने बहुत डिटेल में समझाया आपको हार्ड करेंसी और सॉफ्ट करेंसी के बारे में, ठीक है। तो पहला कंडीशन क्या था बच्चों, पहला कंडीशन था द कंट्री शुड बी नेट एक्सपोर्टर, तब जा। एंड सेकेंड कंडीशन क्या है, जो कंट्री करेंसी है वो हार्ड करेंसी होना चाहिए। हार्ड करेंसी मतलब स्टेबल, जिसका वैल्यू डे टू डे फ्लक्चुएट ना हो, जैसे यूएस डॉलर। अगर ये दो पैरामीटर सेट होता है, क्राइटेरिया फुलफिल करता है, तब जाके इंडिया करेंसी इस एसडीआर बास्केट में आएगा, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27। तो इसका आंसर जो होगा वो ए है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वन असेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करके दे दिया गया है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में, विथ रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैन बी कॉज्ड और इंक्रीज। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ठीक है। इन्फ्लेशन दो टाइप्स की वजह से होता है, आइदर डिमांड ज्यादा, जो प्रोडक्ट का कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है। डिमांड पुल की वजह से होता है, देखो, इट कैन बी कॉज बाय एक्सपेंशनरी पॉलिसी, दिस इज करेक्ट। अगर एक्सपेंशनरी पॉलिसीज क्या होता है, जब आरबीआई या गवर्नमेंट, आरबीआई जब अपना की रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट जब डिक्रीज करता है, तो लोग मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाता है। जैसे ही मार्केट मनी सप्लाई बढ़ेगा, लोग क्या ज्यादा डिमांड करेंगे, पैसा उनके पास है तो ज्यादा। जैसे पहले अगर एक टी शर्ट में काम चल जा रहा था उनका, पैसा ज्यादा नहीं कर रहे हो, 2-3 टी शर्ट लेंगे, तो वो कॉमोडिटी का वो लोग डिमांड क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। तो दिस विल लीड टू डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ठीक है। अगर तुम्हारा एक्सपेंशनरी पॉलिसीज गवर्नमेंट या आरबीआई फॉलो कर रहा है, अगर गवर्नमेंट कैसे एक्सपेंशनरी पॉलिसी फॉलो करेगा, वो टैक्स रेट कम कर देगा, इनकम टैक्स या कॉर्पोरेट टैक्स को कम कर देगा, ताकि लोग ज्यादा स्पेंडिंग करें, जिसके वजह से तुम्हारा डिमांड बढ़ जाता है। तो वन विल द राइट ऑप्शन। फिस्कल स्टिमुलस, दिस इज अगेन सब्सिडीज देना, ठीक है। ये सब तुम्हारा फिस्कल स्टिमुलस है, ताकि डिमांड क्रिएट होता है। लोग अगर सब्सिडीज इन हेल्थ मिला, अगर फूड में मिल गया सब्सिडीज, तो जो उनका डिस्पोजेबल इनकम है, हेल्थ पे ज्यादा खर्चा ना करेंगे वो, मतलब उनका तो ऑलरेडी सिक्योर्ड है, इंश्योर्ड है, तो जो पैसा उनको सैलरी मिल रहा है वो किसी और चीज स्पेंड करेंगे, ठीक है। इससे भी प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ेगा। इन्फ्लेशन इंडेक्स इन वेजेस, ये अभी कुछ प्रूव नहीं हुआ है, तो इसलिए हम इस पर नहीं जाएंगे कि इन्फ्लेशन इंडेक्स वेजिंग करने से डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है कि नहीं। हायर परचेजिंग पावर, ठीक है, अगर हायर परचेजिंग पावर है तो इससे क्या डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्रिएट होता है, ऑब्वियसली। अगर अगर रुपये का वैल्यू अगर बढ़ जाता है इंटरनेशनल मार्केट में, ठीक है, तो लोग क्या करेंगे, ज्यादा खरीद पाएंगे, ज्यादा खरीदने मतलब डिमांड ज्यादा क्रिएट कर पाएंगे, ठीक है। राइजिंग इंटरेस्ट रेट, ठीक है, ये तो एक्सपेंसिव है, 1 और 5 इज कॉन्ट्रडिक्टरी पॉइंट्स। राइजिंग इंटरेस्ट रेट में तो होगा नहीं। राइजिंग और इंटरेस्ट रेट का क्या, मार्केट में कम पैसा आएगा, अगर कम पैसा आया तो लोग डिमांड कैसे करेंगे, खरीदेंगे कैसे, जहाँ कम पैसा उनके हाथ में तो डिमांड भी कम होगा, क्योंकि लोग खरीदारी कम करेंगे। तो इसका आंसर जो है 5 को एलिमिनेट करते हैं, ठीक है, 5 अगर एलिमिनेट तो 1, 2 एंड 4, ठीक है, 1, 2 एंड 4 विल द आंसर ए। गेटिंग, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं हम 28 पे। 28 क्या है बच्चों, द तेंदुलकर कमिटी, ठीक है, अगेन कमिटी, ये पोवर्टी एस्टिमेशन कमिटी, ये भी ओपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। से अलग पिछले बार पूछा था अलग कमिटी के ऊपर, लकड़ा कमेटी के ऊपर ही पूछ रखा है, तो ये सब कमिटीज भी आपको अच्छे से ध्यान रख के जाना है, ठीक है। तेंदुलकर कमेटी का क्या रिकमेंडेशन था, पहला रिकमेंडेशन यही, नीड टू मूव अवे फ्रॉम एंकरिंग पॉवर्टी लाइन टू कैलोरी बेस्ड नॉर्म, ठीक है। पॉवर्टी लाइन ना रख के कैलोरी, कितना कैलोरी लोग कंज्यूम कर पा रहे हैं, मेल कितना कैलोरी कंज्यूम कर रहे हैं, फीमेल कितना कैलोरी कंज्यूम कर पा रहे हैं, उससे हम डिसाइड करेंगे पॉवर्टी है कि नहीं, है ना।
मतलब इनकम से डिसाइड नहीं करेंगे कि इसका एक दिन में 15 रुपया 20 रुपया कमा रहा है या एक दिन में 100 रुपया कमा रहा है तो उसको बीपीएल में रखेंगे, नहीं। एक दिन में कितना कैलोरी इंटेक कर रहा है, कितना खा पा रहा है, उस बेसिस में तेंदुलकर कमेटी ने कहा था। सेकंड क्या है देखो, एस्टिमेट्स बेस्ड ऑन द डिफरेंट रेफरेंस पीरियड फॉर डिफरेंट कॉम्पिटिटर, ये भी कहा था, ठीक है। डिफरेंट रेफरेंस पीरियड रहेगा, ऐसा नहीं 2011 का डेटा आज तक चला के हम सेम ही पॉवर्टी बीपीएल कैटेगरी करेंगे ना। इनकम बढ़ रहा है लोगों का, चेंजिंग जो है खर्चा करने का तरीका भी बढ़ रहा है, मतलब चेंज हो रहा है उनका, तो इस हिसाब से हम हर रेफरेंस पीरियड में पॉवर्टी एस्टिमेट करेंगे। थर्ड देखो क्या बोला, इंक्लूड प्राइवेट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन हेल्थ, दिस इज आल्सो करेक्ट। पहले पहले के जितने भी कमिटीज थे वो लोग सिर्फ फूड शेल्टर एंड क्लॉथ्स पे अगर खर्चा करते हैं तो अगर खर्चा कर पा रहे तो पॉवर्टी से ऊपर है। बट अभी हम दूसरा चीज देखेंगे, क्या उनके माँ बाप या क्या बच्चे लोग को अच्छा शिक्षा मिल रहा है, क्या दे आर बीन गेटिंग एजुकेटेड इन प्राइवेट स्कूल और नॉट, दे आर गेटिंग बेटर मेडिकल फैसिलिटी इन प्राइवेट हॉस्पिटल और नॉट, ठीक है। तो ये सब भी हम देखेंगे कि वो इंसान गरीब है, पॉवर्टी के ऊपर या बिलो पॉवर्टी लाइन में, ठीक है। तो ये सब तेंदुलकर कमेटी ने सारे पॉइंट सजेस्ट किया था, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत लोग ने इसे गलत कर किया होगा, है ना, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन। देखो, when an individual quits his job and decides to look for a new job immediately, the labor force participation rate will decrease, increase, stays the same, may increase or decrease, ठीक है ना। अगर कोई भी व्यक्ति, सपोज एग्जांपल ले लो एक्स या राम, ठीक है, जॉब छोड़ दिया और वो क्या देख रहा है, कोई दूसरा जॉब के लिए तलाश में, दूसरा जॉब के लिए सर्च कर रहा है, ठीक है। तो क्या लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में कमी होगा या बढ़ेगा या सेम रहेगा या बढ़ेगा घटेगा, मे इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है। बहुतों को ऐसा लगा होगा नहीं, कोई किसी ने जॉब छोड़ दिया है तो ऑब्वियसली लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन घट जाएगा, हाँ ऐसा ही होगा, बट नहीं। एज पर डेफिनेशन जो है तुम्हारा, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन किसको बोलते हैं, आइदर पर्सन हु आर वर्किंग और ऑलरेडी एम्प्लॉयड और एंड प्लस जो होगा एंड द पर्सन लुकिंग फॉर द जॉब, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आइदर जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन किसको रखेंगे, आइदर एम्प्लॉयड पर्सन को रखेंगे, एम्प्लॉयड पर्सन प्लस द पर्सन हु इज लुकिंग फॉर ए जॉब, उसके पास जॉब नहीं है बट जॉब के तलाश में, जॉब के सर्च में, तो वो भी हमारे इंडियन इकोनॉमिक कंसेप्ट में दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ लेबर फोर्स, ठीक है। तो इसका क्या आंसर होगा बच्चों, इट विल रिमेन सेम, घटेगा नहीं, सेम रहेगा, क्योंकि वो जॉब करने को चाह रहा, भले जॉब उसको नहीं मिल रहा बट जॉब की तलाश में, अगर जॉब की तलाश में है तो उसको हम लेबर फोर्स के अंदर ही रखेंगे, तो इट विल इंक्रीज द सेम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क दिस क्वेश्चन, ठीक है। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, the increase in the unemployment, ठीक है, the increase in the unemployment that occurs during the recession and depression, ठीक है, वो किस टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत अच्छे से पढ़ के जाना इसे, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट चैप्टर में, ठीक है ना। फ्रिक्शनल एक टाइप होता है अनएम्प्लॉयमेंट होता है, एक स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, एक साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, एक नॉर्मल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। बोल रहा है जो रिसेशन और तुम्हारा डिप्रेशन में जो अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी होता है उसको कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट होता है, ठीक है। तो कभी रिसेशन होता है, कभी डिप्रेशन हो गया ना, कभी इकोनॉमी बूम हो गया, तो ये क्या साइकिल एक बनता है ना। आज अगर रिसेशन है, आज अगर डाउनफॉल मार्केट में चला, ठीक, अगर मार्केट डाउन है कल अप भी होगा फिर डाउन होगा, तो ये साइकिल बन जाता है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं क्या, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। रिसेशन में जॉब चले जाता है, इकोनॉमिक बूम होगा तो जॉब मिल जाएगा, तो इट इज अ साइक्लिकल प्रोसेस, ठीक है। तो द आंसर विल बी साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही जो टर्म्स जो चल रहा है तुम्हारा न्यूज में बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है तुम्हारा ओपीएससी पूछता है टीएफआर क्या है ना, मैटरनल मोटर डेफिनेशन पूछ लेता है। सेम आपसे पूछेगा व्हाट इज डिपेंडेंसी रेशियो, ठीक है। तो डिपेंडेंसी रेशियो क्या होता है, अगर टेक्निकल टर्म में फिर से जाए तो हम क्या होगा, इट इज द टोटल नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स, ठीक है, इट इज द टोटल नंबर रेशियो ऑफ डिपेंडेंट्स बाय वर्किंग एज पॉपुलेशन, कितने लोग डिपेंडेंट है, टू द रेशियो ऑफ वर्किंग एज, कितने लोग काम कर रहे हैं जो इंडिपेंडेंट है, दैट डिपेंडेंट रेशियो। तो डिपेंडेंट लोग किसको कहा गया है, तो ये एक एज से डिफाइन होता है कौन कौन डिपेंडेंट है, ठीक है। जैसे जो भी बच्चे 0 to 14 ईयर्स एंड बड़े आफ्टर 64 ईयर्स, ठीक है, या 65 ईयर्स, ठीक है, 65 ईयर्स एंड ग्रेटर, 0 to 14 साल के बच्चे और जो बुजुर्ग है आफ्टर 65 उनको हम डिपेंडेंट है, ठीक है, बिकॉज दे आर नॉट अर्निंग, 65 से रिटायर हो जाते हैं।
तो इन दोनों का सम, जो भी बच्चे 0 to 14 ईयर्स के प्लस जो भी सीनियर सिटीजन है जो 65 के अबव है, वो लोग डिपेंडेंट हो गए, टुवर्ड्स बाय रेशियो किसके बीच में डिवाइड करेंगे हम, वर्किंग एज पॉपुलेशन। वर्किंग एज पॉपुलेशन किसको कह रहे हैं, तुम्हारा 15 to 64, 15 to 64 के जो लोग आते हैं, जो पॉपुलेशन इस एज में आते हैं, वो लोग वर्किंग एज पॉपुलेशन के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। तो अगर इसका ऑप्शन देखोगे तो कौन सा तुम्हारा ऑप्शन इसमें सही है, सी, a measure of the number of people aged between 0 to 14 years and 65 years and above to the वर्किंग एज पॉपुलेशन। जो 0 से 14 साल के बच्चे प्लस बुजुर्ग 65 से ऊपर, अगर हम उसको टोटल उसका परसेंटेज देखते हैं कि टोटल वर्किंग एज पॉपुलेशन में कितना है, वो रेशियो हमें देगा क्या, डिपेंडेंसी रेशियो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बता रहा है क्या, देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्पेसिफिक स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन एसोसिएटेड विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलप हो रहा है तो डेमोग्राफिक चेंज, पॉपुलेशन में क्या चेंजेस हो रहा है ना। तो इसको वैसे सिंपल से एग्जांपल में आपको बताता हूँ। देखो पहले था सपोज 1900 ले लो, एक 2000 का ईयर ले लो, और अभी का एक ईयर ले लो। 1900 में क्या था ना, बर्थ रेट बहुत ज्यादा था, बर्थ रेट बहुत ज्यादा था, और डेथ रेट भी ज्यादा था। बर्थ रेट भी ज्यादा था और डेथ रेट भी, लोग ज्यादा लोग पैदा भी होते थे, ज्यादा लोग मरते भी थे, क्योंकि उस समय मेडिकल फैसिलिटीज इतना नहीं था ना। उस समय हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी 47 इस आसपास, आज जो आके आज हमारा 71, 69, 71 जा रखा है। उस समय 1900 का 1800 का बर्थ रेट भी ज्यादा था, डेथ रेट भी ज्यादा था। फिर 2000 में क्या हुआ, बर्थ रेट भी बढ़ ही रहा था, बट क्या था, डेथ रेट जो था वो कम रहा था धीरे धीरे। एडवांसमेंट ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी होने से डेथ रेट थोड़ा कम हो रहा था। अब 2023 में क्या देख रहे हैं, बर्थ रेट भी मेरा कम रहा है और डेथ रेट भी कम रहा है, ठीक है। बर्थ रेट भी कम रहा है, डेथ रेट भी कम रहा है, और है ना। अब तो लोग फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, है ना, मतलब तुम जो 2 चाइल्ड पॉलिसी है, बहुत लोग जो होता है तो वो लोग अभी फैमिली प्लानिंग पर ध्यान दे रहे हैं। तो बर्थ रेट भी कम रहा है और डेथ रेट, तो अब तो टेक्नोलॉजी बहुत ही आगे हो गया इंडिया का, मेडिकल ले लो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले लो, रेट कम हो। तो स्टेज 1 में क्या होगा, स्टेज 1 ये हो गया, स्टेज 2 ये हो गया, स्टेज 3 ये हो गया, ठीक है। तो देखो स्टेज क्या बोला, करेक्ट ऑर्डर ऑफ द, बट इकोनॉमी स्टेज से डेवलप हो रहा है। तो पहला क्या था, लो बर्थ रेट एंड विथ लो डेथ रेट, नहीं ये तो लास्ट स्टेज होगा, दिस इज स्टेज नंबर 3, ठीक है। अगर स्टेज में जाए, दिस इज स्टेज 3, हाई बर्थ रेट विथ हाई डेथ रेट, दिस इज व्हाट, दिस इज स्टेज 1 ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। हाई बर्थ रेट विथ लो डेथ रेट, दिस इज स्टेज 2 ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, ठीक है। अब इसको अरेंज करो, क्या होगा, 2 2 3 1, सी विल बी द आंसर, ठीक है। 2 3 1 क्लियर है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो बच्चों, है ना। इसको ध्यान से सुनो, विथ रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी, नीर पे पूछा है और रीर पे पूछा है, ठीक है। नीर और रीर, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट एंड रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। इसको करने से पहले मैं इसका थोड़ा कंसेप्ट आपको बता देता हूँ, ठीक है, कि क्या है इसका पीछे कंसेप्ट, व्हाट इज नीर एंड रीर, फिर जाके क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा ये। हम्म, ठीक है। आते हैं हम नीर और इस पे, रीर और नीर पे। एक साइड हम, रीर क्या होता है, रीर रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इक्वल्स टू, ठीक है, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इनटू प्राइस ऑफ डोमेस्टिक गुड्स बाय प्राइस ऑफ फॉरेन गुड्स, ठीक है। फिर एक होता है तुम्हारा नीर, अगर देखते हैं हम इस कंसेप्ट में, नीर क्या होता है, वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी बाय वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी, ठीक है।
ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको ये डेफिनेशन जो आईएमएफ दिया है वो आपको देखना पड़ेगा। रीर क्या होता है? नीर नॉमिनल एक्सचेंज रेट इनटू प्राइस ऑफ डोमेस्टिक गुड्स बाय प्राइस ऑफ फॉरेन गुड्स। नीर क्या होता है? वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी बाय रेशियो ऑफ वैल्यू डोमेस्टिक करेंसी बाय वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी। ठीक है, अब सिंपल ये अगर आपको फॉर्मूला याद है, ठीक है, आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएंगे बाय यूजिंग मैथमेटिकल स्किल। ठीक है, कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कंसेप्ट अगर ये बढ़ेगा तो ठीक है। तो देखो अगर क्वेश्चन अगर देखते हैं इस पे, ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि इंक्रीज इन द नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इंडिकेट्स द एप्रिसिएशन ऑफ रूपी। बोल रहा है अगर इंक्रीज इन द नीर इट विल लीड टू एप्रिसिएशन ऑफ रूपी। ठीक है, तो देखो अगर इस केस में न्यूमरेटर अगर ये बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली ये भी बढ़ेगा। अगर इसको बढ़ा, क्योंकि दीज आर व्हाट, नीर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, या वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी हमारे यहाँ रुपी है। ऑब्वियसली अगर नीर बढ़ रहा है तो तुम्हारा डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू बढ़ेगा। वैल्यू बढ़ने से उसको यही बोलते हैं एप्रिसिएशन। ठीक है, ये डायरेक्टली रिलेटेड। तो फर्स्ट स्टेटमेंट विल बी राइट। सेकंड क्या था? इंक्रीज इन द रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इंडिकेट्स एन इंप्रूवमेंट इन ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस। सेकंड बोल रहा है कि रियर अगर बढ़ रहा है तो इंडिया का जो ट्रेड इंडिया ज्यादा एक्सपोर्ट करेगा। देखते हैं इसमें, अगर रीर बढ़ रहा है तो देखो क्या बच्चों हो रहा है कि प्राइस ऑफ डोमेस्टिक गुड भी बढ़ेगा। अगर प्राइस ऑफ डोमेस्टिक गुड मतलब कुछ भी एक गुड, सपोज एक्स ले लो, एक गुड है, उसका डोमेस्टिक उसका जो अगर ये हमारा एक्स इंडिया में है और यही सेम गुड का प्राइस अगर यूएस में है, अगर रीर बढ़ रहा है तो मतलब तुम्हारा जो इंडिया में जो गुड है एक्स उसका रेट भी बढ़ेगा। ठीक है, अगर ये और इसका ऑल्टरनेट यूएस में सेम गुड का रेट घटेगा। ठीक है, क्योंकि इधर डिनोमिनेटर में है। तो अगर इंडिया में सेम गुड का रेट अगर बढ़ रहा है तो लोग क्या करेंगे? इंडिया से थोड़ी लोग इंपोर्ट करेंगे, है ना। जैसे एप्पल का है ना आईफोन, मैकबुक, अगर इंडिया में तो आप जानते हो कि उसका प्राइस बहुत रहता है, तो लोग क्या करते हैं? इंपोर्ट कर लेते हैं बाहर से, क्योंकि सस्ता पड़ता है। तो यही होता है, जब ज्यादा इंपोर्ट करने लगे तो इंडिया का ट्रेड कॉम्पिटिटिव में थोड़ी बढ़ेगा। लोग तो इंपोर्ट कर रहे हैं इंडिया में। तो ये सेकेंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट क्या बच्चे पूछा है? देखो, एन इंक्रीजिंग ट्रेंड इन डोमेस्टिक इन्फ्लेशन रिलेटेड टू इन्फ्लेशन इन अदर कंट्रीज इज लाइकली टू कॉज इंक्रीजिंग डाइवर्जेंस नीड बिटवीन नीड एंड नीड। ठीक है, अब देखो ये तो ऑब्वियसली डायरेक्ट रिलेशनशिप के बारे में पूछा है, एक दूसरे से तो रिलेटेड है। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन तुम्हें जो करने का था वो चीज, वही दो चीज में तुम्हारा आंसर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट तो बस ऐसे ही तुम्हें डाल दिया है, ऑब्वियसली रिलेशन है तभी तो पूछा है। कि पहला देखो, नीर अगर तुम्हारा बढ़ने से करेंसी एप्रिशिएट होगा, करेंसी जो रुपी का वैल्यू बढ़ेगा। रियर अगर बढ़ जाएगा तो हम इंपोर्ट ज्यादा करेंगे, एक्सपोर्ट कम करेंगे, है ना। तो इस चीज में हमारा ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस कमेगा, घटेगा। तो 2 विल नॉट बी द आंसर। 2 का एलिमेंट करो आप, 1 एंड 3 विल बी द आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में आपको ज्योग्राफी का डिस्कशन मिल जाएगा, उसके बाद आपको पॉलिटी का मिलेगा, फिर हिस्ट्री का मिलेगा। ठीक है, जो मेरी टीम है आपसे 1 बाय 1 करके पार्ट वाइज वीडियो बना के आपसे पूरा डिटेल ये जो मॉक टेस्ट होगा हम डिस्कशन का वीडियो आपको सामने बहुत जल्द ले आएंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।